नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है, जहां अब केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर और 17 मई को कोर्ट को ये जो जुड़ा हुआ मामला ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ा, पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानव्यापी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, ज्ञानव्यापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा। तो 17 मई को कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है और ज्ञानव्यापी केस में वाराणसी कोर्ट का यह बड़ा फैसला अब से थोड़ी देर पहले आया है। और वाराणसी केस कोर्ट का जो फैसला है वो अहम फैसला बताया जा रहा है, क्योंकि साफ कर दिया गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर को भी हटाया नहीं जाएगा। तो ये काफी अरसे से चला हुआ विवाद, अब इसमें वाराणसी कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। 17 मई को कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ा यह बड़ा फैसला जो विवादित बताया जा रहा है, अब इसी मसले को लेकर के वाराणसी कोर्ट का फैसला सामने आया है। दोबारा सर्वे किया जाएगा, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ ही 17 मई तक दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होगी और जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको नहीं हटाने का भी फैसला लिया गया है। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो जिक्र लगातार होता आ रहा है, उसको लेकर के अब वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि दोबारा मस्जिद का सर्वे कराया जाए और 17 मई को कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले पर दोबारा सर्वे करने के बाद। और जो कोर्ट कमिश्नर है उसको भी नहीं हटाए जाने का फैसला भी कोर्ट ने लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वकील जुड़े हैं आईपी गौतम जी, उनसे हम समझना चाहेंगे जो एक कोर्ट का फैसला आया है इसको कितना अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस मस्जिद को भी विवादित बताया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि इसके भीतर भी मंदिर है, मंदिर को तोड़ करके उसका स्वरूप बदल करके उसे मस्जिद बनाया गया। अब कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? भैया, जो कोर्ट ने फैसला कर दिया वो तो सबके ऊपर बाइंडिंग है, क्योंकि कोर्ट जो फैसला करता है वो प्रूफ के बेस पे करता है, किसी के विंग्स पे तो करता नहीं। ना वो जाति देखता ना धर्म देखता, वो तो सबके प्रूफ देखता है। प्रूफ देख के जो उन्होंने मिला तो उन्होंने फैसला कर दिया, अदरवाइज तो कोई नहीं है। लेकिन मैं समझना चाहूंगा गौतम जी आपसे कि जिस तरह से ये कोर्ट का फैसला सामने आया, क्या कुछ ऐसे तमाम मुद्दे रहे कोर्ट के अंदर? कौन सी ऐसी जिरा हुई है जिसके बाद जो है इस तरह का फैसला निकल करके सामने आया है? और जिस तरह से ये विवाद चला आ रहा है, इसमें इस कोर्ट के फैसले को दोबारा सर्वे होना कितना अहम माना जा रहा है? सुन पा रहे हैं आईपी गौतम जी? तो उनसे संपर्क टूट गया। हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है फिलहाल उत्तर प्रदेश में कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का दोबारा सर्वे कराया जाएगा। वाराणसी कोर्ट का यह फैसला आया है और 17 मई तक दोबारा रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। तो जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको भी नहीं हटाने का फैसला किया गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोबारा सर्वे किया जाए और 17 मई तक कोर्ट में रिपोर्ट को पेश किया जाए। तो जाहिर तौर पर ज्यादा दिन सर्वे में नहीं बचा है, तत्काल इस सर्वे को भी जाहिर तौर पर करना पड़ेगा और दोबारा 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होगी।
वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान की आज लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में पेशी है। सीतापुर के जिला कारागार में 26 महीने से बंद आजम खान को कड़ी सुरक्षा के साथ सीतापुर से लखनऊ लाया गया और आज दोपहर में उनकी सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान आरोपित हैं और इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश जल निगम में भर्तियां उस समय हुई थी जब आजम खान जल निगम के चेयरमैन थे। उसी जल निगम में जूनियर इंजीनियर की भर्ती घोटाले के मामले में आज आजम खान की पेशी होनी है। उनको जो है बुलाया गया था क्योंकि कोर्ट ने कहा था, लेकिन क्योंकि जो 207 में की जो कंप्लायंस हुई थी उसमें जो कुछ कॉपीज दी गई थी उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस था, कई डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं होने की वजह से कोर्ट ने स्टेट से पूछा था कि क्या आपने, तो स्टेट ने बात मानी थी कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोवाइड अभी नहीं हो पाए हैं, जिनको हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से चार्ज फ्रेम नहीं हो पाए। क्या अगली तारीख पर आरोप सलमान खान ही नहीं, उनके फैंस और डुप्लीकेट्स भी चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, लेकिन रील बनाने के चक्कर में सलमान खान के डुप्लीकेट की समस्या बढ़ गई है। दरअसल लखनऊ पुलिस ने सड़कों की शांति भंग करने के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया है। डुप्लीकेट सलमान उर्फ आजम अंसारी की जमानत के बाद हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने उनसे खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। जब फिल्म में सब कर सकते हैं तो हम क्या रोड पे नहीं कर सकते हैं? भाई हम नीचे पर्दे पे हैं तो हमारा पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं, तो हम नहीं कर सकते क्या? नहीं, कहने का यही साफ तौर से मतलब है, क्या इसी तरह की अगर मोटिवेशन वीडियो आए जिससे बच्चों को और समाज में एक अच्छी शिक्षा जाए, क्योंकि आपको लोग पहचान रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, बच्चों को पर बनाते हैं और सबसे ज्यादा तो बच्चे फैन है मेरे, सबसे ज्यादा बच्चों को अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा बच्चों को अच्छा लगता है। और न यकीन हो, आप अपना कैमरा लेके, हम नहीं आएंगे, आप कैमरा लेकर घुमा दिएगा कोटा में रूमी गेट पे, घंटाघर पे, केवल इंटरव्यू करेगा सलमान खान को, बेटा जानते हो, आपको इंटरव्यू की सब खबरें मिल जाएंगी वहाँ पे कि सलमान खान आते हैं, उनके फैन कितने हैं और बच्चे ज्यादा फैन है कि बड़े फैन है, वो आपको सब पता चल जाएगा वहाँ पे। सलमान भाई को और देश की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? चलो भाई, यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहली चीज एक दूसरे से मोहब्बत करिए। सबसे पहला काम जो है, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से जलिए ना, कोई भी हो। मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत, देखिए मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, तो मोहब्बत आप लोग करिए एक दूसरे से, सबसे पहली चीज। और किसी को देख के जलिए ना, कोई भी हो, और किसी के खिलाफ कुछ करा नहीं आता है। जब कोई भाई तकलीफ देता है, जब गलत करता है, जब उसके साथ एक्शन लिया जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं लिया जाता है। मैं कहने का मतलब ये, और बाकी आप लोग फिट रहिए, दुनिया की दौलत है, बस हमारा फोकस मतलब इतना ही है कि बढ़िया शर्ट उतारते हैं। हम 1 कुंटल 28 किलो का वजन था मेरा। अच्छा जी, तो मैंने कम करके मैं यहाँ पे आया हूँ। हमको पता है कैसे बॉडी मतलब मेंटेन कैसे होती है। एक आदमी का पेट ये हो तो एकदम चिपक जाए, अभी भी समझ लिए खराब है, थोड़ा सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह। फिटनेस से बढ़ के कुछ होता नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली, फिटनेस से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये हमारे साथ लखनऊ के सलमान खान अंसारी साहब साथ में मौजूद थे और इनका बोलना है कि ये सलमान को बहुत पसंद करते हैं, जिस कारण से सलमान की मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय पे ये बच्चों के लिए भी वीडियो बनाएंगे और देखने वाली बात ये रहेगी, क्या इसी तरह मुकदमे फिर इनके ऊपर चढ़ते हैं या फिर ये इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। नोएडा पुलिस ने अधिकारियों के साथ विभिन्न बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मॉल्स में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस की टीम ने संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों को भी चेक किया। इसके अलावा पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 510 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को भी जाना। तो नोएडा में खुले में शराब पीने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 510 लोगों, ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे थे। और इसके साथ ही संदिग्ध वाहनों और लोगों की भी पुलिस ने जबरदस्त तरीके से चेकिंग की। तो नोएडा में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है।
खबर कानपुर से है, जहां एक पुलिस कर्मचारी ने शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर दिया। वहीं सिपाही को इतना भी होश नहीं था कि वो कूड़े के ढेर पर लेटा हुआ है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर शराब के नशे में सिपाही ने जमकर हंगामा किया। गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी मेरे पास है ही नहीं। गाड़ी यहाँ खड़ी थी ना, कैसे आए यहाँ, कैसे पहुँचे हो? नहीं आए तो नहीं आए तो तुम ड्रामा क्या कर रहे हो? हमको पूरी बात बताओ तो हम पूरी बात जी बताओ। 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ पुलिस की। कहाँ, कौन सी चौकी में कर रहे हो? हाँ यही कर रहा हूँ। कहाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में? ये बंद करो पहले। बंद है, ये बंद कर लिया। कानपुर बंद करो। बंद नहीं भाई का? अरे वो उधर अजय अंधेरा बहुत है। अरे बंद करो। आओ देखो कुछ लगा है। करो ऐसे बहुत ये देखो, ये कुछ लगा है। ये नेमरे लगी है। हाँ, चौहान नाम नेट कर लो, तो इसके बाद जो कुछ करना तो कर लेना। अच्छा बस कर लियो। अमर सिंह चौहान नाम। हाँ बस संतोष। अरे तो यहाँ कैसे है? इतनी शराब आप पिए हो, कहाँ जा रहे कुछ पता है? हम तो आपके फायदे के लिए जहाँ जाना हो बता दो। वहाँ से आया कहाँ घर का बता दो, कुछ अता पता तो घर में बात करी जाए। नगर। अरे कानपुर नगर में तो हो, घर का कोई नंबर है? हाँ मोबाइल है जेब में कि मोबाइल में कोई निकाल ले गया? घर का नंबर बताओ, नंबर फोन बताओ, फोन आदमी होगा, पैजामा और एकदम नाक कटाए हो, बिल्कुल बेकार। कोई मोबाइल निकाल लेकर गया, कोई इनका मोबाइल गए, बाइक भी चोरी कोई कर ले गया इनकी, और कोई इनका फोन भी लेकर गया। पैसे ऐसे हैं कि पैसे भी निकाल लिया किसी ने। आईडी है जेब में कि आईडी भी लेकर चला गया वो? हाँ वो देखना पड़ेगा। हाँ देखो, उसको देखना तो पड़ेगा। इसको 3-4 लोग लिखते थे भाई। हाँ भाई 3-4 लोग लिखते थे यार। मारपीट नहीं, इसको जो उठा रहे थे तलाशी ले रहे थे, लेकिन हमको क्या मतलब है कि क्या लेना देना मुझे। आईडी है ना यार मोबाइल कहाँ चलोगा? ये तो फोटो खींच लेते। क्या लोग इसको लिखते थे यहीं पे यार, यहीं। अरे ले रोक ले। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि शातिर वाहन चोर वाहन चुराने के बाद उन्हें दूसरे जनपद में बेच दिया करते थे, और इन्हीं 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 6 चोरी की बाइकें भी बरामद की हैं और 2 तमंचे भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाली पडरौना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम सुलेमान और मोहम्मद राफे हैं। इनके पास से 6 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध तमंचे भी मिले हैं। ये कुशीनगर क्षेत्र से और आसपास के जनपदों से बाइक चोरी का काम करते थे और उनको विभिन्न ग्राहकों को ये सप्लाई किया करते थे, बेचा करते थे। इनको किस ग्राहक को ये बेच रहे थे, इस सभी तथ्यों की जानकारी पुलिस कर रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के नाका थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शिवा इलेक्ट्रॉनिक के बाहर सड़क पर लगे बिजली के पोल में अचानक आग लग गई। बिजली के पोल में लगी आग को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को इसकी सूचना दी। नाका इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा मौके पर पहुंच गए। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग मार्केट में नहीं फैली, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिजली के खंभे में अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कमर कस ली है। लखनऊ और आसपास के जिलों के अस्पतालों में डिप्टी सीएम ने
के ताबड़तोड़ दौरों ने अधिकारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दवाइयां मरीजों तक पहुंचे, इसके लिए समय से अस्पतालों में आपूर्ति अनिवार्य रूप से कराई जाए और मरीजों को किसी भी स्तर पर बाहर की दवाई न लिखी जाए। अधिकारी अभियान चलाकर सभी चिकित्सालयों का निरीक्षण करें। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मुख्य भवन स्थित कार्यालय कक्ष में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलों में दवाओं की आपूर्ति व उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आवश्यक दवाइयों की सूची के अनुसार अनुपलब्ध दवाइयों की उपलब्धता के लिए दवा निर्माता कंपनियों व सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक करके निविदा इत्यादि की कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। तो मैं कहा कि टेल की स्थिति क्या है, तो बोले टेल पर पानी पहुंच रहा है, कुछ नहरों की स्थिति ठीक नहीं है। मैं कहा ऐसा कुछ टेल दिखा सकते हो क्या? तो रात में लगभग 12-1 बजे मैं टेल पर पहुंचा। गांव के लोग भी आए, एक ब्राह्मण भी गांव था, लोग आए और वहां सभी मैं देखा रात में जो नहर किनारे हैंडपंप थे वह चालू थे, मीठा पानी आ रहा था, टेल तक पानी था और नहर के लोग गांव में भी सिंचाई कर रहे थे। एक आध जगह देखा मैं कटिंग भी था। रात में मैं 2 बजे चेक करके लौटा, एक आध नहरें हमें सूखी भी दिखाई दी। मैं पूछा ये कैसी स्थिति है, तो वह दूसरे रजवाहा से पानी आता है नहरें से। तो मेरा नजर है कि टेल तक पानी जाना चाहिए, किसानों के खेत तक पहुंचे, पानी पहुंचे। तो लखनऊ में सपा सांसद आजम खान की जमानत पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जमानत मिलने का मतलब दोष मुक्त हो जाना नहीं है। आजम को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह जमानत केवल अल्प विराम होगी। का काम किया था, सरकारी जमीन को जब्त करने का काम किया था। जमानत पा जाना न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। जमानत मिलने से यह स्थापित नहीं होता है कि अपराध नहीं किया गया है या किसी प्रकार की दोष मुक्ति हो गई है। आजम खान पर जिस गंभीर कृति के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार ने दर्ज नहीं कराए, बल्कि पीड़ित व्यक्तियों की तरफ से इस बात की एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि सत्ता के रसूख के दम पर किस प्रकार से आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीबों को सताने का काम किया था, सरकारी जमीन को जब्त करने का काम किया था। आज आजम खान अपने उन कर्मों की सजा भुगत रहे हैं और उनकी जमानत याचिका का निस्तारण करते समय कोर्ट ने भी बहुत सारी तल्ख टिप्पणियां की हैं। आजम खान अपने किए हुए कारनामों की सजा भुगत करके ही रहेंगे। यह जमानत एक अल्पविराम हो सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राशन कार्ड सरेंडर मामले पर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा नहीं हुई और अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि इस राशन कार्ड से लिए गए गेहूं, चावल, चना, तेल और नमक तक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मुख्यमंत्री के दावे कितने खोखले हैं, यहां थानों में दुष्कर्म की आए दिन हो रही घटनाओं से प्रमाणित है। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र विरोधी संगठन है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले की भी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने से मंगलवार को डॉक्टर अरविंद राजभर ने भी भेजकर ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले की विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा का खतरा है। मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद
गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले। मथुरा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते इन दिनों मरीज काफी ज्यादा परेशान हैं और मरीजों का कहना है कि डॉक्टर इलाज न करके फोन पर ज्यादातर बिजी रहते हैं, जिससे मरीज काफी ज्यादा परेशान हैं और कई बार स्टाफ के कहने पर कोई मरीज को देखने भी नहीं जाता है और ना ही कोई स्टाफ यहां सुनने वाला है, जिससे परेशान होकर मरीजों के परिवार वालों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया है और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अस्पताल में हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझा करके मामला रफा दफा कराया। लेकिन लगातार जिस तरह से डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज यहां परेशान हैं और जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के परिजन हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर मरीजों का सही से इलाज नहीं करते हैं और ज्यादातर वक्त फोन में ही बिजी रहते हैं। और जब स्टाफ के पास कई बार मरीजों के तीमारदार जब पहुंचते हैं अपनी शिकायत लेकर के कि उनके मरीज को स्टाफ चलकर देख ले, लेकिन इसके बावजूद भी स्टाफ ना तो सुनते हैं और ना ही मरीज को देखने के लिए किसी तरह से आगे आते हैं। पेशेंट आया तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? क्या ड्यूटी? आपको बताऊं, आप जो बता रहे हैं इसका मुझे सुबह से मैं राउंड ले रहा हूं, अभी तक ना तो किसी मरीज ने या ना किसी उसके अटेंडर ने इस प्रकार की घटना का मुझसे जिक्र किया है। और यदि स्टाफ के विरुद्ध यदि ऐसी बात हुई है तो ये बात सही है कि स्टाफ तो मुझे बताएगा नहीं, मगर हाँ मरीजों ने और उनके अटेंडरों ने इस घटना का मुझे जिक्र नहीं किया है। मगर अब आप जो बता रहे हो तो इसका संज्ञान लेके मैं अभी सबसे आधिकारिक रूप से मैं सबका नोटिस जारी करके इस घटना का संज्ञान ले रहा हूँ और इन सबसे स्पष्टीकरण लूंगा कि यदि ये घटना हुई है तो क्या घटना थी, कैसे घटित हुई। मैं अपनी दादी को लेकर आई थी एडमिट कराने के लिए। कब लाई थी? अभी लेकर आई हूँ, 1 घंटा हो गया समझो। तो नीचे गए, नीचे से उन्होंने ऊपर बोल दिया कि ऊपर ले जाओ, हमारे हाथ में ड्रिप दे दी उन्होंने। ड्रिप दे दी और रजिस्टर में वहाँ फाइल हो गया जो भी होना था। उसके बाद में उन लोगों को आना चाहिए, हम लोगों ने 10-15 मिनट वेट किया, कोई नहीं आया। तो हमारी साइड से हमारा भाई ने वो ड्रिप लगा दी। तो मैंने बोला कि तू मत लगा। मैं मैडम के पास गई, मैडम फोन चला रही थी। तो मैंने मैम से बोला कि मैम ड्रिप कौन लगाएगा? तो मैम ने बोला जो झाड़ू लगाती है स्वीपर, उसकी बोला कि ये लगाएंगी। तो मुझे लगा शायद यही लगाती होंगी। तो वो मैडम आ गई मेरे साथ में। तो वो मैम मेरे को आके पर्सनली बोली कि मैडम ये मेरा काम नहीं है, ये मैडम का काम है। तो मैंने कहा आपको तभी बताना चाहिए कि अरे क्या बताऊं मैं, वो ये बोली। फिर उसके बाद भी मैडम नहीं आई है। मेरा भाई गया, उससे वो लड़ने लगी है, मेरी बुआ गई, बुआ से लड़ने लगी है। मैं गई हूँ, मैंने कहा मैडम क्या दिक्कत है, जब आपको ड्यूटी पे अपॉइंट किया गया है तो आपका काम क्या है? तो मुझसे लड़ रही है, मेरे कपड़ों पे कमेंट किया है कि तू स्टाइल दिखाने आई है मुझे ऐसे कपड़े पहन के, तेरी जैसी कितनी आती है, मैं जो तुझ पे करा जाए वो कर ले। मामला है हमारे रिश्तेदार बढ़ती हैं, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर। मरीज देखो इनके ऊपर ब्लड चढ़ा हुआ है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। आंटी भर्ती है यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। नर्स आई है और नर्स बहस कर रही है इनसे बुरी तरीका से। जो भी कर्मचारी आ रहा है अभद्रता से बात कर रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं है। हम ये भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास हमारी ये सूचना जाए और इनके पास तत्काल इनके ऊपर कोई न कोई कानूनी कार्रवाई हो। तो फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।